उत्तराखंड की दो विधानसभा मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर कांटे की टक्कर के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत अपने अपने नाम कर ली है। हरिद्वार की मंगलौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को शिकस्त देकर मंगलौर अपने नाम की, जबकि बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को मात दी। मिली जानकारी के मुताबिक लखपत बुटोला ने 5224 वोटों से जीत हासिल की, जबकि काजी निजामुद्दीन ने 422 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। दोनों प्रत्याशियों की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कांग्रेस प्रत्याशी रंगों की होली खेलते हुए नजर आए। मैं तो निमित्त मात्र था। ये बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान का चुनाव था और बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपने गुरूर को, अपनी नैतिकता को दिखाते हुए पूरी सरकार को दिखाया है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, यदि तुम जनप्रतिनिधियों को बेचने का काम करोगे, खरीदने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से जनता के मुंह की खानी, इनको जनता के साथ मुंह की खानी पड़ेगी। और बहुत लड़ा है और पूरी बद्रीनाथ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना पूरे देश के सर्वांगीण विकास के लिए मैं जनता के साथ मिलकर के निश्चित रूप से इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाऊंगा। बद्रीनाथ की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, सारे लोग जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, बद्रीनाथ के स्वाभिमान का साथ दिया, बद्रीनाथ की नैतिकता के साथ दिया है, उन तमाम लोगों को इस जीत का श्रेय दिया जाता है। मैंने आपसे कहा है कि बद्रीनाथ में जहाँ आप जानते स्वयं बद्रीनारायण की ये भूमि है, जहाँ 18 पुराण लिखे गए हैं, जहाँ महाभारत लिखी गई है, जहाँ श्रीमद् भागवत लिखी गई है, जहाँ माँ गंगा का उद्गम है, जहाँ माँ सरस्वती का उद्गम है, उस भूमि से पूरे देश के लिए एक मैसेज गया है कि राजनीतिक सुस्ता भी बद्रीनाथ से जाएगी। देखिए, ये राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा की जीत है, ये गंगा जमुना तहजीब की जीत है, ये जीत इस बात का सबूत है कि भगवान बीजेपी से रुष्ट है, जिन्होंने सनातन धर्म का और शंकराचार्य जी का अपमान किया। ये उनके लिए सबक है। भगवान राम ने अयोध्या में हराया, बद्रीनाथ ने हराया है। आने वाले समय में केदार बाबा से भी एक संदेश जाएगा और बीजेपी को मुक्ति करने। वैसे हम पहले जीत गए थे जब बीजेपी ने अपने कैडर को, अपनी विचारधारा के लोगों को टिकट नहीं दिया। एक कांग्रेस के भगोड़े को और एक वो जो व्यक्ति हरियाणा से लोकदल का विधायक था उसको लाए, जिसको हरियाणा की बीजेपी ने लेने से इनकार किया। गौतम भाई से पता नहीं क्या सेटिंग थी, वो कंधे में बैठा के यहाँ लाए और यहाँ टिकट भी दे दिया। आज उत्तराखंड की जनता ने साबित कर दिया कि पैसे से या धमकी देने वाले लोगों को नहीं जिताती है, वो जिताती है आइडियोलॉजी वाले लोगों को, और जो सही लोगों को जिताती है। मैं मंगलौर के लोगों को सैल्यूट करता हूँ, उसी के साथ बद्रीनाथ के भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। देखिए, अति आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस को बातें नहीं बोलनी चाहिए, उनको नहीं बोलना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में अभी भारतीय जनता पार्टी अच्छी मतों से जीती है। ये ठीक है, हार होती है, हम उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और हम इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन ये कांग्रेस ने तो अपनी सीट बचाई है। कांग्रेस के लिए सीट चुनौतीपूर्ण रही होगी और कांग्रेस अकेले नहीं लड़ी। कांग्रेस में वामपंथी, यूकेडी, जितनी पार्टियां चुनाव लड़ती है, आज सब पार्टियां मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ी है। निश्चित रूप से इसका एक दुष्परिणाम हमको देखने को मिला है, लेकिन भविष्य में इसको सुधार करेंगे। मैं मंगलौर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। मंगलौर की जनता ने हमें अच्छा मत दिया, बहुत अच्छे मत जीत के मुकाम तक हम लोग रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि भविष्य के अंदर एक दिशा हमको उस रूप में मिली है। वहाँ भी कहाँ किस सीट पर कहाँ पर क्या कमी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। भाजपा भविष्य के अंदर जहाँ थी वहीं खड़ी दिखाई देगी। कांग्रेस ने तो अपनी सीट बचाई है बद्रीनाथ के अंदर, और मंगलौर में कांग्रेस ने बीजेपी को नहीं बसपा को हराया है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी की अपनी स्थिति यथावत है और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं भविष्य में और सुधार करने का प्रयास करेंगे। अयोध्या के भगवान राम के संदेश के बाद अब भगवान बद्री विशाल ने संदेश दे दिया। इस देश में सब लोगों चाहिए, एकता चाहिए, इत्तेहाद चाहिए। पुराने करियर के चरणों में मंगलौर ने संदेश दिया है और हमारे भगवान बद्री विशाल ने भी इस समय संदेश दिया है। उत्तराखंड में जो जीत का परचम कांग्रेस का लहराया है, इसका सिलसिला शुरू हो गया है। जनता के आशीर्वाद से आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हम जीतेंगे और आने वाले विधानसभा की 2027 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से अब देखा भी जा रहा है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस ने भारी जीत भी दर्ज की, और उसके बाद किस तरह का माहौल है, किस तरह से खुशी मनाई जा रही है अब कांग्रेस पार्टी में?
जी, बिल्कुल विशाल, क्योंकि लंबे समय बाद कांग्रेस ने किसी चुनाव में जो है जीत हासिल की है, खासकर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2012 के बाद जो है पार्टी ने जीत हासिल की है। अंतिम जो जीत जो है 2012 विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत कांग्रेस को मिली थी। उसके बाद अब जो है 2024 में जो है 22 कांग्रेस को जीत मिली है और दोनों ही सीटों पर, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी जो है एक बड़े अंतराल से जीते हैं। हालांकि बद्रीनाथ का जो अंतराल है वो एक बड़ा अंतराल रहा और कांग्रेस जो है मंगलौर में भी काफ़ी टक्कर के साथ जो है मंगलौर सीट को अपने खाते में किया है। और ऐसे में खुशी का माहौल जो है पार्टी कार्यालय में हमने देखा है कि इस प्रकार से जो कार्यकर्ता हो, चाहे बद्रीनाथ विधानसभा के कार्यकर्ता हो, चाहे मंगलौर के कार्यकर्ता हो, चाहे समूचे प्रदेश भर के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनमें एक उत्साह का माहौल जरूर है। वो एक उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं मंगलौर को जीतकर। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये बात जरूर कह रही है कि मंगलौर और बद्रीनाथ को जीतने के बाद अब जो है केदारनाथ की बारी है और कहीं ना कहीं अब जो है निकाय चुनाव के लिए भी कांग्रेस ने कमर कस ली है और कहीं ना कहीं उत्साह भरने का काम ये दोनों ही जो विधायक अब चुन के आए हैं यही अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम करेंगे, क्योंकि अब आने वाले समय में प्रदेश में निकाय चुनाव है, उसके बाद अब केदारनाथ में भी बाई इलेक्शन होने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है पार्टी में अब खुशी का माहौल है, कार्यकर्ताओं में जोश है, आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर वो अब तैयार हैं। तो क्या माने हिमांशु, अभी दोनों ही पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप भी दोनों लगा रहे हैं एक दूसरे पर। कोई कह रहा है कि हमारी तो वो सीट थी ही नहीं और कोई कह रहा है कि हमने उस सीट को जीतने का काम किया है। तो एक दूसरे पर जो आरोपों की राजनीति है वो किस तरह से देखी जा रही है, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर है? जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है कल से ही शुरू हो गया था। जब मंगलौर और बद्रीनाथ के चुनाव परिणाम आए उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जो हमने बयान सुना है उसमें उनका ये स्पष्ट कहना है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ा है, दोनों ही सीटें पहले से ही कांग्रेस के पाले में थी और खासकर मंगलौर में जो है कांग्रेस ने बसपा को हराया। बद्रीनाथ जो है कांग्रेस के ही पाले में वो सीट थी और कांग्रेस ने ही वो सीट कांग्रेस के ही पाले में रही, इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि उनका ये कहना है कि आने वाले टाइम पे जो है हार के कारणों पर हम मंथन करेंगे, क्योंकि अब 15 तारीख को जो है ग्राफिक विश्वविद्यालय में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और ऐसे में प्रदेश भर से जो है तमाम खंड के जो हैं वो देहरादून की तरफ उन्होंने रुख कर दिया। हर उस कार्य सम्मेलन में जो है भाजपा कहीं ना कहीं हार के कारणों पर मंथन करेगी, क्योंकि अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि केदारनाथ के विधानसभा में बाई इलेक्शन होने हैं, निकाय चुनाव में जो है भाजपा बड़े अंतराल से जो है सभी सीटें जीतेंगी, इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राज्य में होने हैं और उसमें भी हम बड़े अंतराल से जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं अब हार के कारणों पर मंथन हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति के बीच अब कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाश रही है आने वाले निकाय चुनाव के लिए, कि हालांकि आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो तो अपने पीक पर है, ऐसे में कहीं ना कहीं जमीन तलाशने की कोशिश जहां भाजपा हार के कारणों पर जो है मंथन कर रही है, तो कांग्रेस अब अपनी जमीन तलाश रही है आने वाले टाइम पे किस प्रकार से जो है निकाय और केदारनाथ बाई इलेक्शन को जीता जाए। हिमांशु, अक्सर ये देखा गया है कि जब बाई इलेक्शन होते हैं तो राज्य सरकार के साथ जनता जाती है, लेकिन यहाँ पर भी उलट देखने को मिला है। दोनों ही सीटें कांग्रेस ने जीत ली और जबकि ये रहा था, कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि 22 सालों में 24 सालों में आज तक भी मंगलौर सीट पर कभी भाजपा जीत दर्ज नहीं कर पाई। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर भी देखने को मिली है, क्योंकि 422 का जो अंतर रहा बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा। तो किस रूप में इसको देखा जा रहा है और क्या इसको लेकर के अब चर्चा ये भी है कि अब इसको लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी? क्या रीजन रहे हार के या फिर जीत के, उनको लेकर के दोनों ही पार्टियां समीक्षा करने जा रही है? जी बिल्कुल विशाल, एक बेहतर बात आपने यहाँ पर कही है कि जो है निकाय चुनाव जब भी होते हैं या बाई इलेक्शन जब भी होते हैं तो उसमें जनता का रुख जो है स्पष्ट रूप से राज्य सरकार की तरफ देखने को मिलता है और उत्तराखंड में भी अमूमन यही देखने को मिलता है, क्योंकि जिससे पूर्व हमने देखे थे किस प्रकार से जो है बागेश्वर में जब चंदन राम दास की मृत्यु हो गई थी उसके बाद बाई इलेक्शन में जनता ने जो है उनकी पत्नी को ही अपने पार्वती दास को ही अपना प्रत्याशी बनाया और वहाँ से जो है बीजेपी को फिर उन्होंने एक बार मौका दिया है। तो ये एक राजनीतिक राजनीति होती है, एक पहलू होता है कि जब भी बाई इलेक्शन होते हैं तो जो है जनता राज्य सरकार के साथ जाती है। लेकिन अब इस बार जो है ये भ्रांति टूटी है, क्योंकि हमने देखा बद्रीनाथ में जिस प्रकार से कयास लगाई जा रही थी कि राजेंद्र भंडारी जो अपना एक मजबूत जनाधार रखते हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और इस समय भाजपा से अगर वो टिकट ले लेते हैं
तो वो एक मजबूत दावेदार होंगे। लेकिन वहाँ पर बद्रीनाथ की जनता ने फेर किया और किस प्रकार से जो है बड़े अंतराल, क्योंकि पहाड़ी विधानसभाओं की मैं बात करूँ तो 5,500 वोटों का जो है अंतर एक बहुत बड़ा अंतर अपने आप में माना जाता है और वहाँ पर जो है फेरबदल किया है। इसी के साथ निकाय मैं बात करूँ मंगलौर विधानसभा सीट की, तो मंगलौर में हालांकि बीजेपी ने एक बेहतर पहल की है, जहाँ जिस सीट पर हमेशा से भाजपा की जो है जमानत जब्त होती आती थी, अब उस सीट पर भाजपा ने कांटे की टक्कर दी है। हालांकि 450 वोटों का अंतर कोई बड़ा अंतर नहीं है। अगर आने वाले टाइम पे इसमें समीक्षा की जाए, विकास परियोजनाओं को जो है अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचा, राज्य सरकार का जो विजन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है वो अगर उस क्षेत्र पर पहुंचाया जाए तो निश्चित रूप से 2027 का जो विधानसभा हो वहां पर भाजपा अपना खाता खोल सकती है। कहीं ना कहीं ये बेहतर पहल इस बार हमको मंगलौर में देखने को मिली है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय की जो नाराजगी स्पष्ट रूप से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ देखने को मिली थी वो यहाँ पर जरूर दूर हुई है। 467 वोटों के अंतराल से ही मात्र जो है करतार सिंह भड़ाना हारे हैं। और इससे बड़ी बात ये भी है क्योंकि आयतित प्रत्याशी थे, हरियाणा के जो है रहने वाले करतार सिंह भड़ाने हैं और उसके बाद उत्तराखंड में वो आकर भाजपा कैडर से चुनाव लड़ते हैं और 467 वोटों से जो है चुनाव हारते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि भाजपा को यहाँ पर मानी जा सकती है, क्योंकि अभी तक 24 सालों का जो विधानसभा अंतराल है, चाहे मैं बात करूँ 2002 में जब पहले विधानसभा चुनाव राज्य में हुए थे उसके बाद से अभी तक भाजपा जो है यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाई है। जमानत जब्त होने की स्थिति में हमेशा इस सीट पर जो है भाजपा रहती है। लेकिन अगर बाहर से प्रत्याशी आते हैं तो निश्चित रूप से अगर आने वाले के साथ यहाँ पर कार्ड खेलती है या अपनी बेहतर रणनीति के साथ विकास परियोजनाओं के साथ मंगलौर में उतरती है तो कहीं ना कहीं अब आने वाले टाइम पे मंगलौर का रास्ता जो है भाजपा के लिए साफ होता हुआ दिख रहा है और 27 में कहीं ना कहीं भाजपा इस सीट पर अपना खाता खोल सकती है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है, गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में चल रहा था केमिकल का अवैध कारोबार। आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की गाड़ियां। परतापुर क्षेत्र के गंगोल रोड का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और फैक्ट्री में केमिकल का अवैध कारोबार भी चल रहा था। आग बुझाने में हालांकि दमकल विभाग की कई गाड़ियां अभी जुटी हुई हैं और ऐसे में दमकल विभाग को सूचना दी गई थी कि बड़ी जो भीषण आग है वो लग गई है। ऐसे में अभी आकलन भी किया जाएगा कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ। हाल फिलहाल में आग बुझाने में दमकल विभाग की गाड़ियां जुटी हुई हैं। रोहित जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ क्या हुआ है? गद्दा फैक्ट्री में आग लगी है। केमिकल ज्यादा होने के कारण ये प्रदूषण फैला जो है, इससे बहुत पब्लिक को नुकसान पहुंचेगा। कौन है ये? किसकी फैक्ट्री है? इतना भारी मात्रा में यहाँ फैक्ट्री का तो पता नहीं किसकी है, पर बनिए की है किसी की। अच्छा, हाँ, पर ये नुकसान हुआ है, जो प्रदूषण फैल रहा है पूरे में, बहुत प्रदूषण ज्यादा बहुत ज्यादा है यहाँ। केमिकल ज्यादा है यहाँ। आसपास के लोगों को दिक्कत होगी, प्रदूषण सारे में जाएगा। इससे पहले भी आग लगी यहाँ पे 1-2 बार केमिकल में। 1-2 बार पहले भी आग लगी? हाँ, इधर लगी थी केमिकल फैक्ट्री में पहले भी आग, बहुत इससे भी तकड़ी आग लगी थी वो। अच्छा, इस फैक्ट्री में पहली बार लगी आग? हाँ, पहली बार लगी। भारी मात्रा में यहाँ केमिकल है? हाँ, भारी मात्रा में केमिकल है और फोम के गद्दों में आग लगी है। ये थाना परतापुर अंतर्गत गगोल गांव में अमोरे इंटरनेशनल करके फैक्ट्री थी, जिसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई और तत्काल जो है 6 फायर टेंडर लेकर के मौके पर पहुंचा और आग को नियंत्रित कर लिया गया है। इसमें कोई जीवहानि नहीं है। क्या कारण रहा आग का और कितना नुकसान है? अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा। क्या केमिकल नहीं है, ये फोम के मैट्रिसेस बनते थे, ये उसकी फैक्ट्री है। और संवाददाता मनीष परासर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये भीषण आग लग गई है फैक्ट्री में? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं, ये मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र स्थित गगोल रोड पर एक फैक्ट्री है जिसपे अमीरो इंटरनेशनल नाम की फैक्ट्री है, जहाँ गद्दे बनाने का कार्य होता है। लेकिन गद्दे बनाने के कारोबार के साथ साथ यहाँ पर अवैध केमिकल भी एकत्रित किया कारोबार यहाँ पर हो रहा था। लगातार स्थानीय लोग भी कई बार इसकी शिकायत जिला अधिकारी से लेकर CFO तक से कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले भी कई घटनाएं इस क्षेत्र में आग लगने की हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर अवैध केमिकल बिक्री का कारोबार ज्यादा चल रहा है, क्योंकि दूसरी फैक्ट्री की आड़ में अवैध केमिकल बिक्री
बिक्री यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो क्या फैक्ट्रियां ज्यादा होने के कारण यहाँ पर केमिकल की खपत ज्यादा है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि गद्दे की फैक्ट्री को छुपाया जा रहा है। इसमें जो सीएफओ हैं साफ तौर पर छुपाते नजर आ रहे हैं कि गद्दे की फैक्ट्री में आग लगी, केमिकल नहीं है, जबकि साफ तौर पर पता चल रहा है कि कोई भी एनओसी फैक्ट्री के पास नहीं थी। अपने फायर विभाग अपने आप को बचाता यहाँ नजर आ रहा है। आसपास के स्थानीय लोगों में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया, यहाँ पर लोगों अपने अपने घरों से बाहर निकला। जिस तरीके से प्रदूषण फैला, बदबू उठ रही थी केमिकल की, लोगों ने सांस लेना लोगों का दुर्भर हो गया। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी और सीएफओ अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं, उनकी लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर सामने आ रही है। गद्दे की फैक्ट्री के आड़ में यहाँ अवैध केमिकल का खुला कारोबार था, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था, ना ही इस पर कुछ बोलने के लिए अब तैयार है। दूर 2 किलोमीटर दूर से ही ये धुआं देखा जा रहा था। दूर से जब ये धुआं देखने लगा तो हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर जब दमकल विभाग की गाड़ियों को सूचना दी गई तो 1 घंटे बाद दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन अभी भी आग लगातार लगी हुई है, धुआं अभी भी उठ रहा है, अभी भी वहां से आग शांत नहीं हो पाई है। अब देखना होगा कि किस तरीके के जो जांच के यहाँ पर बात कही जा रही है कि जांच के बाद ही पता चलेगा कितने का नुकसान हुआ। फिलहाल यहाँ पर कोई जनहानि का नुकसान नहीं है। तो फिलहाल जो सामान जला है उसके यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीबन 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और जो सीएफओ है वो बता रहे हैं कि अभी शॉर्ट सर्किट फिलहाल प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जांच के बाद यहाँ पर क्या सामने निकल कर आता है। जी विशाल। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 7 राज्यों में उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी का बना भय अब भ्रम चाल भी टूट चुका है। हर वर्ग न्याय का राज स्थापित करना चाहता है और उन्होंने ये दावा किया है कि जनता पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हुई है। आपातकाल में उनको भी जेल में रहना पड़ा और उनकी दुहाई देते थे इनके साथ न रहने की, लेकिन आज उनके साथ खड़े हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि देश की और प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से देख लिया है। ये झूठ फैलाने की जिस तरह से साजिश की गई, जिस तरह से 8,500 रुपये खटाखट खातों में भेजने की बात की गई, तब मैं कहना चाहता हूँ यही हमारी कांग्रेस की सरकारें हैं। उन्होंने तो खटाखट पैसा भेजने का काम नहीं किया, लेकिन कर्नाटक की सरकार ने डीजल पेट्रोल पर तुरंत ही पैसा बढ़ाने का काम किया है। हमारी जो अनुसूचित जनजाति पैसा था केंद्र सरकार ने दिया था, 2014 से पहले का स्थिति क्या थी, तब मैं कह सकता हूँ चाहे वो गरीबों के लिए 4 करोड़ 21 लाख आवास देने की बात हो, चाहे 12 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय देने की बात हो, चाहे 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस योजना की कनेक्शन देने की बात हो, चाहे हर घर नल से जल 14 करोड़ से ज्यादा परिवारों में देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 3,20,000 करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हर चुनाव हमेशा अहम होता है। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। 2014 के पहले और आज का भारत आप देखेंगे तो बदलाव नजर आएगा। 52 करोड़ जनधन खातों से सीधा लाभ जनता को दिया जा रहा है। लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से अब स्थान पर आ गई है। बीएल वर्मा ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग हमारे साथ हैं और वहीं विपक्ष पर हमलावर होते हुए भी उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भ्रामक झूठ फैलाने का काम किया है। आपातकाल में उनको भी जेल में रहना पड़ा और उनकी दुहाई देते थे इनके साथ न रहने की, लेकिन आज उनके साथ खड़े हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि देश की और प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से देख लिया है। ये झूठ फैलाने की जिस तरह से साजिश की गई, जिस तरह से 8,500 रुपये खटाखट खातों में भेजने की बात की गई, तब मैं कहना चाहता हूँ यही हमारी कांग्रेस की सरकारें हैं। उन्होंने तो खटाखट पैसा भेजने का काम नहीं किया, लेकिन कर्नाटक की सरकार ने डीजल पेट्रोल पर तुरंत ही पैसा बढ़ाने का काम किया है। हमारी जो अनुसूचित जनजाति का पैसा था केंद्र सरकार ने दिया था, 2014 से पहले का स्थिति क्या थी, तब मैं कह सकता हूँ चाहे वो गरीबों के लिए 4 करोड़ 21 लाख आवास देने की बात हो, चाहे 12 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय दे, चाहे 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस योजना की कनेक्शन देने की बात हो, चाहे हर घर नल से जल 14 करोड़ से ज्यादा परिवारों में देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में
3,20,000 करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में देने की बात हो, और आज 52 करोड़ जनधन खातों के माध्यम से, जिन्हें हम जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं, उसके माध्यम से केंद्र सरकार का 34 लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधा सीधा पैसा पहुंचा है। तब मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से कांग्रेस लंबे समय तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन गरीबी नहीं हटा पाई, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग जो गरीब थे वो गरीबी से। मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 2 लेखपाल समेत 4 लोगों पर छेड़खानी करने और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं मामले पर एक्शन लेते हुए एसडीएम ने लेखपाल ललित गौतम को निलंबित भी कर दिया है। देखिए, मेरे जन सुनवाई में एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसमें बताया गया था कि कुछ लेखपालों की शिकायत की गई थी, तो उसी क्रम में हमने उस लेखपाल को निलंबित कर दिया है और साथ ही साथ जो जांच हमने तहसीलदार को सौंप दी है। क्या कुछ उसमें महिला के द्वारा शिकायत की गई थी लेखपाल से कि कुछ अभद्र टिप्पणी की गई है, उस तरह की बातें की गई हैं, तो उसी क्रम में उसको निलंबित किया गया है।